आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अब एक दिलचस्प और फैसलाकुन मरहले तक पहुंच चुका है। खासतौर पर टूर्नामेंट में भारत के लिए आगे बढ़ना और सेमीफाइनल तक पहुंचना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आज सुपर 8 मरहले के मैच में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 255 रन का बड़ा हदफ दे दिया। वेस्ट इंडियन बैटर्स ने मैदान में छक्के चौकों की बारिश कर दी और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 254 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज की इनिंग्स में 19 छक्के और 16 चौके शामिल थे। ये टी20 वर्ल्ड कप की तारीख का दूसरा बड़ा हदफ है। सबसे बड़ा हदफ का रिकॉर्ड श्रीलंका के पास 260 रन का है, जो उसने 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप में कीनिया के खिलाफ बनाया था। वेस्ट इंडीज की जानिब से इतना बड़ा टोटल किए जाने के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल हो गई है और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। अगर वेस्ट इंडीज ने जनूबी अफ्रीका को और जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हरा दिया और भारत ने वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को भी हरा दिया तो वेस्ट इंडीज और भारत के 4-4 पॉइंट्स होंगे और जनूबी अफ्रीका के भी 4 पॉइंट्स होंगे, यानी फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। गुज़िश्ता रोज जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल तक रसाई पहले ही अगर मगर का शिकार हो गई थी। कल सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के 188 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर आउट हो गई, जो कि टी20 वर्ल्ड कप में रन के एतबार से भारत की सबसे बड़ी शिकस्त है। 2010 के वर्ल्ड कप में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों 49 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारतीय टीम को मुसलसल 12 कामयाबियों के बाद यह पहली शिकस्त हुई है। दिफाई चैंपियन भारत की टीम 2024 के वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस से लेकर कल तक नाकाबिल शिकस्त थी। इससे पहले आखिरी बार 2022 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हराया था। कल जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद सुपर 8 के ग्रुप 1 में शामिल भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर, जैसा कि हमने बताया, मुश्किल हो गया है, जहां भारत के साथ जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे हैं और टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। जनूबी अफ्रीका से 76 रन से हारने के बाद भारत का नेट रन रेट भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस वक्त भारतीय टीम का नेट रन रेट -3.8 है और खासतौर पर आज वेस्ट इंडीज की जानिब से 254 रन स्कोर किए जाने और जो वाज़ेह नजर आ रहा है कि जिम्बाब्वे को बड़े रन से हराने के बाद ये मार्जिन और बड़ा हो जाएगा। रन रेट वेस्ट इंडीज का बेहतर हो जाएगा, भारत को बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान का भी कल अहम मैच है, जो कि पाकिस्तान को जीतना है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच मनसूख हुआ, 1-1 से बराबर हुआ। पाकिस्तान और इंग्लैंड का कल का मैच पाकिस्तान को जीतना है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद, इसके अलावा हमारे साथ अहमद शहजाद मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर, जैसा कि कल ताबिश हाशमी कह रहे थे, आपको नजूमी कहें, माहिर फल्कियात कहें, क्रिकेटर कहें, आपने जो अभिषेक शर्मा के बारे में कहा वो सच साबित हुआ। वो भारतीय जो आप पर शदीद तनकीद कर रहे थे और पता नहीं किस किस किस्म के अल्फाज से आपको नवाज रहे थे, वो कह रहे मोहम्मद आमिर ठीक कह रहे थे। आपने कहा कि शायद ये सेमीफाइनल में ना पहुंचे, अब सेमीफाइनल के लाले नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैंने शाहजेब भाई पहले भी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है हमारा थोड़ा बहुत, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने उस हिसाब से बात की थी। अब देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है। मैं ऐसा अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से जो बात कर रहा था, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें ना, मैचअप भी देखें, जो कल मैच हुआ है साउथ अफ्रीका का और इंडिया का, आप देखें उनकी बहुत बैलेंस साइड है साउथ अफ्रीका की, आप उनको राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। तो और जिस तरह की वो क्रिकेट खेले हैं, वो कंसिस्टेंट खेलते हुए आ रहे हैं। आप उनका रिकॉर्ड निकालें 2024 के वर्ल्ड कप से अभी तक का, वो सबसे डेंजरस साइड है साउथ अफ्रीका। तो जहां क्रेडिट ड्यू होता है वहां देना चाहिए, और वहां पे कुछ लोगों को आई थिंक हमारा ओपिनियन नहीं पसंद आया, बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं आया। आप वो लोग भी पाकिस्तान के बारे में ओपिनियन देते, हमने कभी इस तरह का रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के ओपिनियन को मुझे लगता है रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वही जीतता है। और आप इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन देख ले, मैं नहीं कह रहा, आप ओवरऑल उनका कॉम्बिनेशन देख ले, जैसे उन्होंने कल कुलदीप को भी बिठा दिया था, और जो उनका मैच विनर है, चाइना मैन मिस्ट्री स्पिनर होना टीम में एक ब्लेसिंग होती है, और फिर अक्षर पटेल को उन्होंने बिठा दिया। वो तो अपनी गलतियां खुद कर रहे हैं। और मैं जो उनकी बात कर रहा था कि इनका मुश्किल लग रहा है, आप उनको थ्रू आउट टूर्नामेंट देखें, उनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही थी, इवन छोटी टीमों के अगेंस्ट भी। हालांकि मैं बिलीव करता हूं कि क्रिकेट में कोई छोटी बड़ी टीम नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उनकी नीदरलैंड के खिलाफ देख लें, यूएसए के खिलाफ देख लें, उनकी टीम कोलैप्स कर रही थी। और रोहित और विराट के बाद ये इनका पहला आईसीसी इवेंट है, तो वो सही टेस्ट हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, कल जिस तरह आपने बोला है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह कल इंडिया को हराया, पूरे इंडिया में हलचल मच गई है कि लाले पड़ गए सेमीफाइनल के। और यू नेवर नो, क्योंकि वेस्ट इंडीज जिस तरह आपने बोला है कि जिस तरह आज वो खेली है, अब तो उन्होंने अपना रन रेट आसमान को छू लिया है, 250 तो उन्होंने कर दिया है। अब एक ही चांस है इंडिया के पास, अगर वेस्ट इंडीज दोनों मैच हारे
जो मुझे लगता नहीं है कि वेस्ट इंडीज जिस तरह क्रिकेट खेल रहा, आप उनकी बॉलिंग भी देख लें, उनके बैट्समैन देख लें, जब दिल करता है छक्का मार लेते हैं। उनके पास दो ऐसे प्लेयर हैं जो पूरी इनिंग को भी लेके जा सकते हैं, शे होप है, ब्रेंडन किंग है, फिर हेटमायर है, वो जब दिल चाहता है सिंगल कर लेते हैं, जब दिल करता है छक्का मार लेते हैं। तो वो अगर आप पूरे एनालिसिस करें और इंडिया की टीम को कंपैरिजन करें, तो उस हिसाब से मैंने बोला था कि इंडियन टीम के चांसेस कम है जिस ग्रुप में वो है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज मुझे बेटर टीम्स लग रही। और अहमद आप बताइएगा ज़रा, कल जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी भारत की, एक अगर भारत हारे भी तो लैक ऑफ प्लानिंग नहीं दिखती है। कल तो ऐसा लग रहा था कि लैक ऑफ प्लानिंग है, जिस तरीके से बैटर्स आउट हो रहे हैं। ये तनकीद तो हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर करते हैं कि आप किस तरीके से खेल रहे हैं, स्कोर भी इतना बड़ा नहीं था। कल क्या क्या हुआ है भारत के साथ, कोई प्रेशर आया, आप किस तरह रीड कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि भारत ने मोहम्मद आमिर का प्रेशर ले लिया है और तो किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। देखिए गलत कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, ज़बरदस्ती करते हुए नज़र गंभीर। आप देखें लाइन से इनके लेफ्टी बैट्समैन आते हैं, तो टीम्स अब क्या कर रही हैं, इनके खिलाफ जो है ना एक ऑफ स्पिनर, इवन दो प्रोफेशनल जेन्युइन ऑफ स्पिनर भी नहीं होता, माकरम, वो भी आउट कर लेता है। और जब दायरे के अंदर आपके आउट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर पूरी टीम के अंदर आता है। तो कोई इस तरह का बल्लेबाज जिस तरह विराट कोहली थे, जो कि स्ट्राइक रेट भी नहीं गिरने देते थे, एट द सेम टाइम वो कन्वेंशनली गेम को डीप लेके जाते थे, रन चेस के मास्टर थे, तो उनको निकालने में तो गौतम गंभीर ने जल्दी की, लेकिन उस तरह का कोई प्लेयर नहीं बना सके। देखें बायलैटरल सीरीज़ के अंदर, छोटी टीमों के अंदर आप चल जाते हैं, वर्ल्ड कप्स बड़े इवेंट्स के अंदर आपको वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं कि जो आज जिन्होंने करके दिखाया हो, और वो चेज मास्टर था। कल आउट ऑफ शॉट्स नज़र आए बिल्कुल। और जो कुलदीप यादव, जिस तरह आमिर ने भी कहा, उनका मेन बॉलर है, अक्सर मेन बॉलर है उनके, विकेट टेकर नज़र नहीं आया। दुबे के ओवर वो बीच में से कराते हैं, और दुबे को तो पहली बॉल 2 बॉलर डॉट किए करके भी उसको 15 हो गया था। तो एक जेन्युइन बॉलर का उनका दिन खराब होने की देर है, और उसके बाद दुबे जो है उसके 2 ओवर उन्होंने कराने हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आप इवेंट्स नहीं जीत सकते हैं। मुझे यही लगता है कि देखें, मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप गौतम गंभीर का रीसेंट पास देखेंगे तो वो पॉलिटिक्स में चले गए थे। और आपको पता है कि जब आप एक पूरी फील्ड के अंदर चले जाते हैं तो फिर आपका उठना बैठना ओढ़ना बिछोना सारा उसके हिसाब से, आपकी मसल मेमोरी वही चीज़ें करती है। और वो पॉलिटिक्स के जाके वहाँ तो कुछ इतना अच्छा कर नहीं सके। उसके बाद वो भारत की टीम के अंदर आके जो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स उनको करनी आती है वो इन्होंने यहाँ स्टार्ट कर दी। और उनके बयान खुले पड़े थे, जिस तरह वो सीनियर प्लेयर्स महेंद्र सिंह धोनी के बारे में या विराट कोहली जो लिविंग लेजेंड है उनके बारे में वो राय रखते थे। और वो जैसे ही टीम के अंदर आए, उन्होंने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बड़ी खिदमत थी, उनको एक्स किया। फिर विराट कोहली के भाई की ट्वीट जब आई चलते टूर्नामेंट के अंदर, और फिर नारे लगते रहे पूरे स्टेडियम में गौतम गंभीर के अगेंस्ट। तो ये सारे केओस जो है गौतम गंभीर के आने से हुए हैं। हमने तो पहले भी बोला है कि जिस टीम के अंदर पॉलिटिक्स घुस जाती है, जिस तरह आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती रही हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड नीचे गया। अब वही चीज़ें भारत के अंदर स्टार्ट हो गई हैं। गौतम गंभीर टीम के अंदर पॉलिटिक्स ले आए हैं। गौतम गंभीर जब से आए आप देखें कोई सीनियर प्लेयर टीम के अंदर बचा नहीं है, ना आयर, ना केएल राहुल, ना कोई संजू सैमसन को वो प्रॉपर चांस देते हैं, और जायसवाल को उन्होंने खिलाया नहीं है। और जो उन्होंने टीम में रखे हुए हैं उनको वो क्या सिखा सकेंगे? इतना सैंपल साइज तो खुद भी गौतम गंभीर का T20 के अंदर है नहीं, खेले हैं कम खेले हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के अगेंस्ट जाएंगी। और मैंने पहले भी शो के अंदर बोला है कि ये आखिरी चांस है, जो कि बहुत मुश्किल हो गया है। अब रन रेट को कैचअप करना बहुत मुश्किल है। कहीं साउथ अफ्रीका दोनों मैच हार जाए या वेस्ट इंडीज़ दोनों मैच हार जाए, ये दोनों चीज़ें होती भी नज़र आ नहीं रही हैं। तो अब ऑल इन ऑल ये है कि भारत ने अपने आप को उस डगर पे पहुंचा दिया है, उस होल के अंदर पहुंचा दिया है जहां भारत क्वालिफाई करते हुए बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। और अगर भारत ने क्वालिफाई ना किया, जितनी उनकी क्रिकेटिंग लविंग नेशन है, गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का यही इख्तिताम हो जाएगा। आप राज भाई, बहुत कंसिस्टेंटली भारत जीतता रहा है। पिछले वर्ल्ड कप से लेके कल के मैच तक भी कोई मैच नहीं हारा था। पिछले वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारा था। होम सीरीज जीती है बैक टू बैक। उसके बावजूद इतना एक मैच हारने के बाद क्या तनकीद ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, या वाकई ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि टीम के अंदर हैं? हारने के बाद एक ड्यू तनकीद हो रही है, क्योंकि भारत में भी बहुत शदीद तनकीद का सामना है भारतीय टीम को। जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंटरनल है इनके पास, लेकिन ये जीतते हुए आ रहे हैं इसलिए कुछ मालूम नहीं था। और अहमद ने जो बात की विराट की और रोहित, मेरे ख्याल से जल्दी गई। लेकिन
हमें यहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग यस। किया और फाइनल भी खेला था लास्ट ईयर। वो एक ऐसी टीम है ऑस्ट्रेलिया के बाद किसी को किसी के मुल्क में भी जाके हरा सकती है। हम लकी थे कि हमारे पास उन्होंने प्लेयर ही नहीं भेजे थे, हम 2-1 जीत गए थे, और उसमें से 2 या 3 प्लेयर भी नहीं खेल रहे होंगे इस वर्ल्ड कप में। फिर हम साउथ अफ्रीका गए थे, हमें वहां पे भी प्लेयर नहीं मिले थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। हम जो खेले थे उसमें बॉलिंग में गए थे, सिर्फ मुबाका खेला था जो कल भी नहीं खेला। तो उनकी तैयारी होती है बिग इवेंट के लिए, बिग टीम के लिए। वो हारे जीते अलग चीज है, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से अपने प्लेयर 2 साल में तैयार किए, स्टब्स को तैयार किया, ब्रेविस को किया, रिकल्टन को किया जो आउटस्टैंडिंग है, फिर उसके बाद मार्को यंसन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया को उन्होंने मार्क किया हुआ था बिल्कुल। जिस तरह से कल स्लोअर वन पे आउट किया एनगेडी ने, रबाडा ने, जॉनसन ने स्लोअर वन पे किया, और मोस्टली 55 डॉट बॉल के लिए उनकी प्लानिंग थी। साउथ अफ्रीका को यहाँ क्रेडिट देते हैं, उनको मालूम था कि इंटरनल इश्यूज है इंडिया के, लेकिन वो खेल के ही उनको हराएंगे ना। उन्होंने खेल के मार्किंग की हुई थी, लेफ्ट हैंडर को किस तरह से आउट करना है और कप्तान पे किस तरह से प्रेशर डालना है। और इनके स्पिन डिपार्टमेंट, पेस और 2 ऑलराउंडर जिस तरह से खेल रहे हैं, मार्को यंसन और बॉश, तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को ज्यादा क्रेडिट मिलता है। इंडियन टीम नजर आ रहा है कि उनके पास इश्यूज हैं, उनकी सिलेक्शन में इश्यूज हैं। जायसवाल को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, प्लेइंग 11 में सैमसन को नहीं लेके आ रहे, जैसे बात की है अहमद ने, कुछ प्लेयर और मिसिंग किए हैं उन्होंने। कल कुलदीप यादव या उनके पास अक्षर पटेल तो बनता था, वाइस कैप्टन है, वो खेलता हुआ आ रहा है अक्षर पटेल, उनको ड्रॉप करके वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग के लिए लेके आया, उन्होंने 2 ओवर किए। और कल की टेक्निकल जो चीज दिखी, वो ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर खड़े हुए इनके बैट्समैन ब्रेविस और चक्रवर्ती को चार्ज किया। वो सबसे मुश्किल बॉलर था, वो मोस्टली 80% गुगली करता है, वो बाहर खड़े होके उसको टारगेट किया सीधी मारने के लिए। मोस्टली डंडे उड़ते हैं या बोल्ड होते हैं, उनको छक्के मारे सीधे चाहे चौके मारे। तो ये एक नई चीज लेके आए, स्ट्रेटेजी प्लानिंग उनकी अगर देखी जाए, साउथ अफ्रीका आउटस्टैंडिंग। और आमिर, पाकिस्तान का भी कल मैच है और ज़ाहिर जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड था उसमें कुछ तब्दीलियां की गई, मैच तो नहीं हो सका। उस पर बात करने से पहले अभिषेक शर्मा के हवाले से जब आपने बात की, स्लॉगर है तो बहुत भारत में तनकीद हुई, उल्टे सीधी बातें भी जैसा कि हमने कहा कि की गई, बट आपने ये कहा था कि जब जाएगा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड खेलने, जहाँ बॉल स्विंग हो रही होगी तो एक्सपोज हो जाएगा। मगर वो भारत के अंदर ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको बैट पैच आप कहेंगे या वाकई रीड कर लिया है बॉलर्स ने? देखिए, वो शाहजेब भाई हाई रिस्क गेम्स खेलता है, हर बॉल चलाता है। मेरा वही कहने का मतलब ये था कि जो बैट्समैन हर बॉल चलाता है, जिसको रख के सिंगल नहीं आता, एक फ्लो में इंटरनेशनल क्रिकेट में आप नहीं खेल सकते। ये किसी से भी आप पूछेंगे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है वो एक्सपोज करती है आपकी टेक्निक को। आप उसकी टेक्निक देख लें, वो जहां भी हल्का सा स्विंग होता है या उसकी बॉडी लाइन पे बॉल होते हैं, वो स्ट्रगल करता है। वो या तो ऑफ स्टंप के बाहर ढूंढता है या मुंह में ढूंढता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो बॉलर्स होते हैं, जैसे राशिद भाई ने बोला है कि साउथ अफ्रीका ने मार्क किया हुआ था आपको, आपकी टेक्निक को वो मार्क करते हैं। और हर रोज ये जो क्रिकेटर जो इस तरह की बारियां खेलते हैं, वो 10 में से 1-2 लग जाती है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो खेलेंगे 30 बॉलों पे शायद 70 भी कर दें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें जो रिस्क के चांसेस हैं, जो उनके फेलियर के चांसेस हैं, वो हमेशा हाई रहेंगे। अगर वो अपनी गेम को डेवलप नहीं करेंगे, अपनी टेक्निक को डेवलप नहीं करेंगे, वो हमेशा इसी चीज को फेस करेंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल बॉलर होता है वो ब्लाइंड प्लान से तो नहीं आएगा ना, वो अपना प्लान लेके आएगा कि मैंने किस किस बैट्समैन को कहां कहां। आप रबाडा को देख ले, पहले 4 बॉल उसने उसकी बॉडी में किए और उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं लेग साइड पे खेलूं या ऑफ साइड पे खेलूं। और ये अभी अहमदाबाद की ये वो विकेट है जहां 200 प्लस रन होते हैं, तो वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे थे। जहां हल्का सा स्लो विकेट आएगा या स्विंग होगा, तब ये क्या करेंगे। और आमिर ये बताइएगा, पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का मैच बराबर हो गया। ज़ाहिर आप सबका मैं तबसरा सुन रहा था कि पहले इसे डिसाइड कर लेते हैं। टॉस के ऊपर आप सबने जो कहा कि बारिश हो रही थी, बेहतर था कि पाकिस्तान पहले जो है वो बजाय इसके कि बैटिंग करता, पाकिस्तान बॉलिंग करता, ताकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन होता। बट टीम के हवाले से ख्वाजा नाफे को एक चांस दिया, ड्रॉप कर दिया, बाबर को रखा, फिर दोबारा फ़खर को ले आए और अबरार को ड्रॉप रखा। शादाब टीम में कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि तनकीद यही हो रही थी कि बारिश हो गई, बच गया पाकिस्तान। देखें शाहजेब भाई, हम तीनों पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये कॉम्बिनेशन नहीं है सही। अब वो जीत जाए तो ब्लेसिंग है, रमजान भी चल रहा है, वो एक डिफरेंट चीज है। T20 यू नेवर नो ऑन द डे क्या होता है। लेकिन आप क्रिकेटिंग सेंस में बात करें तो ये राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। अहमद, राशिद भाई, हम तीनों यही कह रहे हैं, या तो प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ या साथ एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालो। बड़ी टीमें आपको एक्सपोज करेंगी। कल आप देख लें, जैसे अहमद ने बात की, डुबे एक्सपोज हुआ है ना, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता बड़ी टीमों के अगेंस्ट। आपको पूरी बैटिंग और पूरे बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे। आपको समझ ही नहीं आ रही
कि किसको कहां पे खिलाना है। आपने नामीबिया के खिलाफ नाफे को खिलाया, फखर को बिठा दिया। अब अगला मैच फखर खेल रहे थे, या तो फिर आप फखर पूरा टूर्नामेंट आपने बाहर बिठाया, नामीबिया के खिलाफ उसको खिलाते, वो बारी भी करता, उसको कॉन्फिडेंस भी आता, उसको पता चलता हाँ मैं टूर्नामेंट में हूं। तो आप ये ब्लंडर्स कर रहे हैं। जैसे आपने टॉस की बात की, इंडिया वाले मैच में हमने इसलिए कहा था कि वो ड्राई कंडीशन थी, तो आप टॉस जीत के पहले बारी करो। अब जब टॉस हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बारिश हो रही थी और आपको पता भी नहीं है कि कितने ओवर की गेम्स होगी, आपने बैटिंग कर ली। तो ये ब्लंडर्स आपको, बड़ी टीम है इंडिया, बहुत बड़ी टीम है, आप देख लें कल उन्होंने ब्लंडर्स किए, साउथ अफ्रीका ने उनको आगे लगाया। इंग्लैंड नो डाउट कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, लेकिन ऑन द डे उनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं जो आपकी टेक्निक को भी, आपके प्लान्स को भी एक्सपोज करेंगे। अहमद आप बताइएगा, हुआ नहीं पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, मगर तनकीद बहरहाल हो रही है कि कल पाकिस्तान को जो मैच नहीं हुआ उससे भी कोई तनकीद देख के कुछ लर्न करते हुए कुछ तब्दीली करनी चाहिए। जी सही बात है, लर्न तो आप करते ही हैं। ये तो हमें समझ नहीं आ रही है कि पूरी दुनिया का मंत्रा ये है कि जब बारिश हो रही हो तो आसानी हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। जब आप दूसरी बारी कर रहे हो तो स्कोर बोर्ड होता है, उस पर सारा क्रैकडाउन आ जाता है कि इतने ओवर्स में आपने इतने स्कोर करने हैं, जो कि पहली बारी में नहीं होता। पहली बारी में आपको हर ओवर के अंदर हर बॉल पे रिस्क लेना होता है, इसी चक्करों में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना लें। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान का शायद वो मंत्रा डिफरेंट है, जो पूरी दुनिया को समझ नहीं आता, जो उससे अलहदा है, जिसमें पाकिस्तान ने पहले जो है ना टॉस जीत के बैटिंग करना पसंद किया। फिर उसके बाद आपने खुद ही बात की है कि जिस तरह बाबर की जगह नाफे आए, उसके बाद फ़खर आ गए। कोच कहते हैं कि सर्कल के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर 100 का जो है ना स्ट्राइक रेट है बाबर का, तो वहाँ पे वो रिक्वायर नहीं है। फिर कोच ये भी कहते हैं कि 10 ओवरों के बाद भी वो रिक्वायर नहीं है, तो वो 6 ओवरों के बाद जो 4 ओवर है वहाँ पे बाबर रिक्वायर है, उसके लिए खिलाया हुआ है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है उनके स्टेटमेंट की, और अपने स्टेटमेंट की इसके साथ उनको टीम में भी रख रहे हैं। या तो उनको प्रॉपर रोल दें, अगर उनका रोल ये 4 ओवरों का है तो बेहतर है कि इम्पैक्ट प्लेयर को डाला जाए। ख्वाजा नाफे आ जाए उनकी जगह पे, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर हैं, चाहे वो 15, 20, 25, 30, 35 जितना भी करेंगे, वो इम्पैक्ट छोड़ेंगे मैच के अंदर और आपकी टीम को उससे फ़ायदा पहुंच सकता है। ऑलरेडी फ़खर आपके पास आ गए हैं, 2 बैट्समैन अगर ये आप ऐड कर लेंगे तो फिर आपको, जिस तरह आमिर ने बोला है कि आधा तीतर आधा बटेर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप प्रॉपर, आपकी बैटिंग ऑलरेडी लंबी हो जाएगी, फिर आप बॉलर्स खिला सकते हैं, नशीम शाह को लेके आ सकते हैं, इब्रार को शादाब की जगह आप लेके आ सकते हैं। तो ये 3 चेंजिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के अंदर। जिस तरह बड़ी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, वो आपको स्निफ नहीं देती है, आपको उनके अगेंस्ट स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ता है जो प्रेशर को हैंडल कर सकें और प्रेशर गेम को एनालाइज कर सकते हैं और प्रेशर सिचुएशन में मैच फिनिश कर सकें। और नसीम शाह मुझे लगता है कि टीम के अंदर आने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास डेप्थ का कोई बॉलर मौजूद नहीं है। पावर प्ले के अंदर तो चलो साइम भी कर रहा है, लेकिन साइम के पावर प्ले के अंदर जब ये बॉल करता है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो साइम की आदत है कि वो 2 चौके अगर उसको मार दो तो अगले 2 वो खुद खा लेता है। तो पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा गैम्बल कर रही है। मेरा ख्याल है कि सेफ चलना चाहिए, अच्छी टीम अंदर डालनी चाहिए, और जिसमें अबरार आ जाएंगे शादाब की जगह, नसीम शाह आ जाएंगे फ़हीम की जगह, क्योंकि फ़हीम की बारी नहीं आ रही है, फ़ायदा ही कोई नहीं है, आपने उसको इतना नीचे रखा हुआ है। और ख्वाजा नाफे आ जाएंगे बाबर की जगह, तो आपकी बैटिंग भी पूरी हो जाएगी, आपकी बॉलिंग भी पूरी हो जाएगी, और फास्ट बॉल स्पिनर भी पूरे और फास्ट बॉलिंग भी पूरी हो जाएगी। राशिद भाई आप क्या कहिएगा, कल क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, टीम तो खेलेगी जो खेलेगी, वो पता है कि माइक हैसन क्या टीम चलाएगा, लेकिन इनको जरूरी है कि हम एक जगह बहुत पीछे हैं इंग्लैंड की टीम से। इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल रही और हम भी नहीं अच्छा खेल रहे। मिडिल ओवर हम अच्छा नहीं खेल रहे, हम लोग तकरीबन 119 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और इंग्लैंड यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे करने के लिए, इनको कवर करने के लिए हमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर डालने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो बैट्समैन है जितने भी हैं, हैरी ब्रूक है या नीचे जैक खेल रहा है, तो ये सारे, या सैम करन है, ये बहुत ही अच्छे हैं अगेंस्ट स्पिनर भी। यहाँ पे स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। यहाँ पे शादाब बॉल कर रहे होंगे या नवाज उस वक्त बॉलिंग कर रहे होंगे। अगर इनको मार लगती है तो आपके पास सिर्फ उस्मान तारिक रह जाएंगे। मिडिल ओवर के 7 से 16 ओवर तक पाकिस्तान को सोचना चाहिए मैच जीतने के लिए।